आज की वीडियो की शुरुआत मैं इस बात से करना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और इस दौरान आपको कोई खामियाजा भुगतना पड़ता है तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि मैं वीडियोस में आपको पूरी डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। बट आप इन शॉर्ट चीज़ें पिक करते हो, इसका जो भी लॉस होगा उसको आप खुद सफ़र करेंगे। तो मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आपको सारी जानकारी हमारी वीडियो में ब्रीफली दी जाती है, परंतु जब आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं। क्योंकि आपका एडमिशन अभी जैन 2025 में हुआ है, तो आपको इग्नू के बेसिक रूट्स को भी सीखना है, उसके बारे में भी आपको ब्रीफ डिटेल पता होनी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना भुगतना पड़े। लास्ट सेशन की भी जब हम वीडियोस बना रहे थे तो काफ़ी सारे बच्चों ने अधूरी वीडियो देख करके 24 के असाइनमेंट बनाए, किसी ने जनवरी 24 के बनाए, किसी ने जुलाई 24 के। तो ऐसा ना करें, आप वीडियो पूरा देखें कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको यह लॉस सफ़र ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे VAE 181 को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि उन्हें वह असाइनमेंट चाहिए। दूसरा, काफ़ी सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न रहती है कि ये हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में जमा होने हैं, हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में होने हैं, तो हम कब बनाएं, हम क्यों बनाएं, इसके ऊपर जनवरी सेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर जुलाई लिखा हुआ है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर की थी, आज भी मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आपने दिसंबर 2024 में एडमिशन लिया है, या जनवरी में लिया है, फरवरी में लिया है, या मार्च में लिया है, आपका जो सेशन है एजुकेशन सेशन वो 2025 है, जनवरी 2025। अभी इग्नू एक साल में 2 बार एडमिशन करता है। पहला होता है जनवरी सेशन और दूसरा आता है जुलाई सेशन। तो जिन असाइनमेंट के ऊपर जैन 2025 लिखा हुआ है, जनवरी 2025 लिखा हुआ है, वह सभी असाइनमेंट आपको बनाने होंगे अगर आपके सब्जेक्ट कोड में आपके सब्जेक्ट मैच होते हैं तो वह सभी असाइनमेंट आपको बनाने होंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ें इसमें क्लियर करता हूँ। ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेसिक से लेकर के सभी स्टेप बताए जाएं, परंतु अगर आप स्किप करके देखेंगे तो इसका लॉस आप खुद रिकवर करेंगे, उसमें हमारी टीम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है इग्नू असाइनमेंट। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एड्स देखने को मिलेंगी। जैसे हमने अपने क्रोम ब्राउज़र पे अपनी एड्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पर आपको एड्स देखने को नहीं मिलती, बट काफ़ी सारे बच्चों में यहाँ पर किसी और वेबसाइट का लिंक भी देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको webservices.ignu.ac.in, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको यहीं से असाइनमेंट डाउनलोड करना है। अगर आप किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो आपको असाइनमेंट में भी एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि कई बार आप 2024 के अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनाओगे तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको असाइनमेंट पर क्लिक करना है। अब बात आती है, काफ़ी सारे बच्चे डिप्लोमा के हैं, काफ़ी सारे पीजी डिप्लोमा के हैं, कई बैचलर डिग्री के हैं, कई मास्टर डिग्री के हैं। आपको अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है। यदि आप मास्टर डिग्री के हैं तो आप मास्टर डिग्री पर क्लिक कीजिए, बैचलर डिग्री के हैं तो बैचलर डिग्री पर क्लिक कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बैचलर डिग्री को लेकर के, तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री पर क्लिक करना है। जब हम बैचलर डिग्री में आ जाते हैं तो भी हमें कई प्रकार के कोड देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें बीए का कोड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बैम का कोड देखने को मिल रहा है, यहाँ बीएससी का कोड देखने को मिल रहा है। तो आपको अपने कोड के अकॉर्डिंग ही क्लिक करना है, उसके बाद ही आपको आपके असाइनमेंट के कोड दिखाई देंगे। काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स के मैच हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं हिंदी के सब्जेक्ट की, इंग्लिश के सब्जेक्ट की, तो वो मोस्टली आपको सभी के सेम देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आपके अपने अपने प्रोग्राम में आपके अपने अपने कोड दिए गए होंगे। अब यहाँ पर हम बैम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सेशन 24 से 25 के लिए, और यहाँ पर सेशन सिर्फ 25 के लिए आपको देखने को मिलेगा। अब
जो भी आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपको यहाँ से ये देखना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट कोड के लिए असाइनमेंट चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यह देखनी होगी कि वह आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए या आपको हिंदी मीडियम में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी असाइनमेंट पिक करनी होगी। हम बात कर रहे हैं BEVAE 181 को लेकर के, इसके हिंदी मीडियम को लेकर के हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ और मैं सॉर्ट आउट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि आप हिंदी की ही बना रहे हैं या इंग्लिश की नहीं बना रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास असाइनमेंट राइट होकर के आती जाएंगी, आपको हमारे चैनल पर उन सभी की वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स को अपडेट नहीं किया गया है। तो उस केस में हमारी टीम द्वारा आपको असाइनमेंट नहीं दी जाएगी। जब तक क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं होता या इग्नू की तरफ से बात कंफर्म नहीं होती है कि इस क्वेश्चन पेपर को अपडेट नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे चैनल पर आपको असाइनमेंट देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका मीडियम रहे, इंग्लिश रहे या हिंदी रहे, तो इसके बाद आपको यहाँ पर हिंदी सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का PDF ओपन हो जाएगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि यह जो असाइनमेंट है इसमें 1 जनवरी ठीक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वह जनवरी 2025 के लिए वैध हो। मेन जो आपको देखना वह यह रहेगा। इसमें जो बेसिकली आपको मैं संपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि अगर जो आप बात कर रहे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, इसका मतलब है कि जो अभी जून में जिनके एडमिशन होने हैं उनके लिए भी आपको यही असाइनमेंट सेम देखने को मिलेगा। इसीलिए इसमें 31 दिसंबर तक लिखा गया है। अब जो बच्चे आएंगे 2026 में, वह उनके लिए असाइनमेंट वैध नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और असाइनमेंट दिखाना चाहूँगा। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर फिर दोबारा से आपको BEVAE 181 का एक असाइनमेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं तो इस पर आप देख पाएंगे वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी टू 2024 और 31 दिसंबर 2024। अगर आप इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग अपना असाइनमेंट अब बनाते हैं, यदि आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है, जनवरी 2025 एक सेशन है जिसे हम सेशन बोलते हैं। अगर आपने 2025 के कोई से भी मंथ में एडमिशन लिया है, किसी भी मंथ में एडमिशन लिया है और आप उसके बाद ये असाइनमेंट को बनाते हैं, तो आपका ये असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको उस कोड में फेल कर दिया जाएगा। यदि आप असाइनमेंट नहीं बनाते हैं या आपका असाइनमेंट ठीक नहीं है, तो आपको उस सब्जेक्ट में भी फेल किया जाएगा या एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। चाहे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें ना भरें, वो आपकी चॉइस रहेगी। बट अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं कराते और असाइनमेंट ठीक तरीके से जमा नहीं कराते, तो आपको सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पर आपको अभी थोड़े टाइम बाद असाइनमेंट लिखने के बाद उसको जमा कराने से पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करने रहेंगे उसको लेकर के भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगी कि आपको किस किस तरीके से इसको लिखना रहेगा। आप इसे भी पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आपको पता चल सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपने उत्तर लिखने के लिए फुल स्केप कागज़ का इस्तेमाल करें जो बहुत पतला ना हो। दूसरा, आपको नोटिफिकेशन दी गई है प्रत्येक कागज़ पर बाएं से ऊपर और नीचे 4 सेंटीमीटर जगह छोड़े। आपके उत्तर सटीक और अपने शब्दों में होने चाहिए। इस स्तरीय कार्य के भाग क और भाग ख हल करें और भाग क और भाग ख सहित संपूर्ण स्तरीय कार्य को वैध तिथि के भीतर अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करें। तो इस तरीके से आपको देखने को सभी चीज़ें मिल जाएंगी, आप अगर इनकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, निर्देश को पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस को लेकर के। ऊपर आपको नोट देखने को मिलेगा, सभी प्रश्न हल करें, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। इसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, सतत विकास के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज को कुछ परिवर्तन करने होंगे जो बहुत आवश्यक है। इस कथन की पुष्टि लगभग 250 शब्दों में कीजिए। इन्होंने आपको क्लियरिटी दे दी गई है कि मिनिमम आपको 250 शब्द लिखने हैं और आप इसको 325, 330, 350 शब्दों तक ईजिली लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित को लगभग 125 शब्दों में उपयुक्त उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करें। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमांक, जैव विविधता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग का मूल्य। तो ये आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
अब हम बात करेंगे इनके उत्तर को लेकर के। आज की वीडियो में हम पहले 2 प्रश्नों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके पहले प्रश्न को लेकर। सतत विकास के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के कुछ परिवर्तन करने होंगे जो बहुत आवश्यक हैं। इसको हम 250 शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे, जिसका उत्तर रहेगा सतत विकास का आशय ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी के संसाधनों से समझौता ना करे। आज के समय में यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि आप पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है तो आपको अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने होंगे। इसमें बेसिकली आपको यह चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे कि आजकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है तो उसे नष्ट ना किया जाए, उसका संतुलन बनाए रखते हुए आप अपने परिवर्तन को करते रहें। जिसमें कुछ नीचे परिवर्तन दिए गए हैं जो सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो पर्यावरणीय चेतना। लोगों को प्राकृतिक संसाधनों की सीमित होने की जानकारी देकर जल, वायु और भूमि प्रदूषण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आजकल जल को बर्बाद करना, पानी को बर्बाद करना, पोल्यूशन फैलाना, उसके बाद भूमि प्रदूषण जैसे कि डस्ट को इधर उधर फेंक देना, तो इनके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐड करने की बात की गई है। पुनर्चक्र और अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, कचरे का पुनः उपयोग जो आजकल की गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद है नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग, कोयला, पेट्रोल जैसे संसाधनों पर निर्भरता कम करके सौर, पवन, जल ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आजकल हमने इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रखी है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने सोलर पैनल का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से नवीनीकरण का उपयोग करना चाहिए। स्थायी शहरीकरण, नगरों में हरियाली, सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण अनुकूल भावनाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली सिटीज़ में अभी आपको पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ घर देखने को मिलता है। लोग अपने अपने व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को यह समझाना चाहिए कि आप सार्वजनिक व्हीकल का इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन को नीचे किया जा सके। शिक्षा और जन जागरूकता, सतत विकास के सिद्धांतों को शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक हो सके। जिसमें आपको बताया गया है कि आपको इन चीज़ों को लेकर के अपना एक एजुकेशन का सब्जेक्ट बनाना चाहिए ताकि सभी लोगों तक यह पर्याप्त जानकारी पहुंचाई जा सके। सामाजिक समावेशिता, समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना चाहिए ताकि असमानता कम हो और सभी को समान अवसर मिले। मतलब कि सभी लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, इसमें सभी लोगों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि वह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। इसके बाद हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष को लेकर। जब तक समाज अपनी सोच, जीवन शैली और संसाधनों के उपयोग में बदलाव नहीं लाएगा तब तक सतत विकास के लक्ष्य केवल एक सपना ही रहेंगे। अंततः समय है कि हम सभी को जिम्मेवारी का आचरण को बदलें। जिसमें कि आजकल बहुत सारे आपने देखे होंगे एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस भी चलाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के इसमें निष्कर्ष बताया गया है। इसके बाद आपको इसमें दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको दूसरा प्रश्न का कै भाग देखने को मिलेगा। प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमांक के बारे में आपको 125 शब्दों में बताना है। यह प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। जिसमें हम प्राथमिक अनुक्रमांक के बारे में बात करेंगे, वह रहेगा प्राथमिक अनुक्रमांक यह किसी जैविक अगुण जैसे प्रोटीन या डीएनए की मूल रासायनिक रचना होती है। इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे जो कि रहेगा, इसका उदाहरण है प्रोटीन का प्राथमिक अनुक्रमांक अमीनो अम्लों की विशिष्ट श्रृंखला होती है। तो एक प्रोटीन का प्राथमिक अनुक्रमांक हो सकता है ग्ले, एलए, वेल, ली। इसी तरीके से डीएनए में ATGC न्यूक्लियोसाइड का क्रमांक हो सकता है। अब हम बात करें द्वितीय अनुक्रमांक। यह प्राथमिक अनुक्रमांक के स्थानिक विन्यास या आकृति से बनता है। प्रोटीन में द्वितीय संरचना हाइड्रोजन बंधों के कारण बनती है, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। उदाहरण, इसी प्रोटीन में ए हेलिक्स की द्वितीय संरचना का भाग मुख्यतः अंतर्बिंदु है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर के, जो कि है प्राथमिक अनुक्रमांक में रासायनिक श्रृंखला का कम क्रम होता है। द्वितीय अनुक्रमांक में उस क्रम का त्रिविमीय मोड होता है। उसके बाद प्राथमिक संरचना स्थायी होती है, द्वितीय संरचना पर्यावरण पर निर्भर करती है। इस तरीके से इसमें आपको पहला भाग देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे भाग की, जैव विविधता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य। इसके उत्तर को लेकर के बात करेंगे।
जैव विविधता के उपयोग के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसा कि ऊपर बताया गया है। प्रत्यक्ष का उपयोग मूल्य, जब हम जैव विविधता से सीधे संसाधन प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन में आ गया आपका फल, सब्जियां और मछली, औषधियाँ जैसे तुलसी, नीम, ईंधन जैसे लकड़ी, वस्त्र जैसे रेशम और ऊन। उदाहरण, आम का फल खाना, तुलसी की पत्ती से काढ़ा बनाना। अप्रत्यक्ष उपयोग, जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखती है और हमें अप्रत्यक्ष लाभ देती है, जैसे परागण मधुमक्खियों द्वारा, जल शुद्धिकरण जलीय पौधों से, जलवायु नियंत्रण वनों द्वारा। उदाहरण, जंगल वर्षा लाते हैं जिससे कृषि संभव होती है। अंततः प्रत्यक्ष उपयोग में संसाधन सीधे मिलते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष में पारिस्थितिक लाभ मिलता है। तो इस तरीके से आपको इसमें 2 उत्तर देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न को लेकर के, तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल सके। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और यदि आपको और किसी अन्य असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम द्वारा आपकी संपूर्णतः सहायता की जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।